तमाम अहबाब का इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का शुक्रिया। हम बगैर किसी ताख़ीर के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आज का ये जो प्रोग्राम है ये यकीनन अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल है, स्पेशली इस हवाले से कि हमारे यहाँ जो दो मेजर प्रॉब्लम जो पेस्ट के हवाले से हैं, पेस्ट कंट्रोल के हवाले से हैं, उसमें एक इंसेक्ट का इशू है और दूसरा जो है वो वीड्स का इशू है। और जब गंदम की फसल की बात आती है तो इसमें स्पेशली जो वीड्स का इशू है वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। तो हमने आज कोशिश की है पास फोरम के इस प्लेटफॉर्म से और सावी के पार्टनरशिप के साथ कि हम साइंटिस्ट को भी इकट्ठा करें और जो फार्मर्स हैं या एग्री ग्रेजुएट्स हैं उनको भी यकीनन इस नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली एग्री ग्रेजुएट की। तो उस हवाले से आज का ये सेमिनार है। मैं अपने तमाम मेहमान जो हैं स्पीकर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला है। तो मैं बिला किसी ताख़ीर के सबसे पहले दावत देता हूँ डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब को, क्योंकि उन्होंने फिर अपने किसी और प्रोग्राम में शिरकत करनी है। तो आज का मैं थोड़ा ब्रीफ करता चलूँ फारूक साहब के स्टार्ट करने से पहले कि इस प्रोग्राम का जो मेन थीम है वो ये है कि जो एग्री एक्सपर्ट्स हैं वो अपने 3 से 4 मिनट के अंदर ऐसे टिप्स बताएं फार्मर्स को, ग्रेजुएट्स को और बाकी साइंटिस्ट को कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनके जरिए हम गंदम की फसल के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं या उनको उस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। वो कौन से की पॉइंट्स हैं या टिप्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब को। वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं ओमान के अंदर सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद बिन्यामिन साहब। सबसे पहले तो मैं आपको और ऑर्गेनाइजर्स को, फोरम को इस इंतहाई अहम प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे भी मौका दिया कि मैं इसमें शिरकत करूँ और चंद गुज़ारिशात पेश करूँ। मैं तालिब इल्म हूँ और जिस तरह के प्रोग्राम के ब्रोशर में जो उलमा एग्रोनॉमी है और बड़े बड़े नाम हैं, प्रोफेसर ज़हर अत्ता सीमा साहब, जनाब चौधरी मुश्ताक साहब, हाफिज़ वसी मोहम्मद खान साहब और आशिक साहब, वो तफसीली गुफ्तगू यकीनन करेंगे और उनका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ चंद एक बातें अर्ज़ करना चाहूँगा जो मेरे ख्याल में बहुत अहम हैं और अगर उनको मद्देनज़र रखा जाए तो जड़ी बूटियाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती हैं। सबसे पहला नुकता तो यह है कि अगर आप अपना बीज इस्तेमाल करें तो वो बीज साफ़ हो, उसमें जड़ी बूटियों का बिल्कुल कोई दाना या कोई बीज ना हो। अगर आप रूढ़ी इस्तेमाल करें, फार्म यार्ड मैन्योर इस्तेमाल करें तो यकीनी बनाएं कि ये बिल्कुल गली सड़ी है, क्योंकि इसमें भी जड़ी बूटियाँ खासतौर पर दुम्बिसिटी और जंगली जई इनके बीज मौजूद हो सकते हैं। अपने जड़ी बूटियों के कंट्रोल करने के प्रोग्राम में फसलों का हेर फेर लाजमी शामिल करें। अगर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं हो रही तो मुनासिब होगा कि तीसरे या चौथे साल गंदम की जगह आप बरसीम काश्त करें। तो इस तरह होगा ये कि जड़ी बूटियाँ बीज नहीं बना पाएंगी, वो उगतवाएंगी और हम बीज बनाने से पहले बरसीम के साथ उनको काट लेंगे। हमने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी और सियालकोट गुजरांवाला में 8-10 साल मुसलसल तजर्बात किए और ये देखा कि अगर हम फसलों के हेर फेर में जवार को शामिल करें तो सिर्फ जवार को फसलों के हेर फेर में, फसलों की तरतीब में लाने से गंदम से पहले हम 30 से 40% तक जड़ी बूटियों पे काबू पा सकते हैं। इसमें कुछ जड़ी बूटियां हमने देखा कि वो बढ़ जाती हैं, जिस तरह सिंजी एक है, स्वीट क्लोवर, वो बढ़ जाती है, लेकिन अक्सर जो जड़ी बूटियां हैं उनकी तादाद में खातर का कमी होती है।
अगर वक़्त हो तो दाब का तरीका इस्तेमाल करना चाहिए हमारे यहाँ, चूँकि चावल और गंदम का जो निज़ाम है, हेर-फेर है, या कपास और गंदम का है, इसमें बिलअमूम वक़्त नहीं होता। लेकिन अगर गंदम मकई के बाद लगाए जाए, या अगर चावल की कुछ ऐसी अक़साम अब हैं जो कि बहुत जल्दी पक जाती हैं, अक्टूबर में पक जाती हैं, तो उनके बाद भी ये दाब वाला सिस्टम हम ला सकते हैं। इसमें करना ये होता है कि पहले आप खेत तैयार करते हैं, रौनी करके खेत तैयार करते हैं, लेकिन आप फसल उसमें नहीं बोते, जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, तो उनको दोबारा हल चला के तलब कर दिया जाता है। जो सबसे अहम नुकता है जिसमें मैं ख़ास तौर पे ज़ोर देना चाहूँगा, वो यह है कि आप किसी एक जड़ी बूटी मार जहर को मुसलसल इस्तेमाल ना करें। हमारे यहाँ जो मसाइल आ रहे हैं कि दुम्बी सिट्टी, उस पे काबू नहीं पाया जा रहा, जंगली जई पे काबू नहीं पाया जा रहा ख़ास तौर पे, और कुछ जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं, इनमें से भी लेली काफ़ी जगहों पे ये शिकायत मिली है, इस पे कंट्रोल नहीं पाया जा रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम मुसलसल एक ही जहर को इस्तेमाल करते रहे हैं, और उस जहर के खिलाफ जड़ी बूटियों में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी है। तो ज़िम्मेदार करते ये रहे हैं कि पहले तो जो सिफारिश करदा मिकदार है, उस पे वो जहर को स्प्रे करते हैं। अगर उससे वो कंट्रोल ना हो तो वो थोड़ा रेट या बढ़ा लेते हैं, तो जिससे ये कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होने वाला अमल मज़ीद तेज़ हो जाता है। तो इसमें करना ये चाहिए, एक तो जो सिफारिश करदा मिकदार है उसी पे जहर अप्लाई किया जाए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। कम करने से भी कुव्वत मुदाफ़ियत तेज़ होने का अमल बढ़ जाता है, और ज़्यादा होने से भी बढ़ जाता है। वक्ती तौर पे हो सकता है फ़ायदा हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये नुकसानदेह होता है। उसमें चाहिए कि रिलायबल डीलर से, जिससे आप पूरा इत्तेमाद हो कि ये जो चीज़ बेच रहा है वही होगी, उससे ख़रीदें। हर्बिसाइड रोटेशन यानी जड़ी बूटी मार जहर, इसका हेर-फेर बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस साल किसी एक मोड ऑफ एक्शन वाली जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर है अगले साल या उससे अगले साल उसको बदलें, किसी और मोड ऑफ एक्शन वाली हर्बिसाइड को बदलें। अगर सारे किसान ऐसे ही करेंगे तो फिर ये जड़ी बूटियों में इन जहरों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होने वाला अमल ये रुक जाएगा। मेरे अपने ख्याल में और मेरे अपने तजर्बात की रोशनी में मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो दस्तयाब जहरें हैं, मैं उनके ट्रेड नाम ले रहा हूँ, हालांकि ट्रेड नाम नहीं लेने चाहिए। उसमें घास के खानदान को कंट्रोल करने, घास के खानदान से ताल्लुक रखने वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो एक जहर है, ये सर्टन प्लस है, इससे ज़्यादा मौजूद है। अगर आपके खेत में सिर्फ चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हों, तो फिर आप बक्टल सुपर, ये शायद सबसे ज़्यादा मौजूद है मेरे ख्याल में। और अगर जड़ी बूटियाँ जो है वो मिक्स किस्म की हैं, उसमें चौड़े पत्ते वाली भी हैं और घास के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली भी हैं, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें अटलांटिस सुपर ये शायद ज़्यादा मुअस्सर साबित हो। बाकी उलमाए एग्रोनॉमी इस पे तफसील से रोशनी डालेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और मैंने आपके तमाम टिप्स जो हैं वो नोट भी कर लिए हैं। बड़े शॉर्ट टाइम में आपने कंक्लूड किया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे अगले स्पीकर जो हैं स्पेशली इन शॉर्ट जो टिप्स प्रोवाइड करने के हवाले से, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रोफेसर ज़ैद अता चीमा साहब से, जो हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं और बहुत सारे जो जहाँ एक्सपर्ट मौजूद हैं, बीड एक्सपर्ट मौजूद हैं, उन्होंने उनसे सीखा है। डॉक्टर ज़ैद अता चीमा साहब अगर मौजूद हैं तो सर प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आवाज आ रही है आपकी? जी सर, बात करें। अच्छा, लेकिन मैं शुरू वाला मैं मिस कर गया हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि पहले क्या बात हुई है, लेकिन जो फारूक साहब की मैंने थोड़ी सी बात सुनी है, तो मेरा ख्याल है कि जो
वीट नो डाउट अब जो टाइम है ना प्री इमरजेंस का भी है, कुछ लोग जो ले इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा फिर ज्यादातर जो है ना पोस्ट इमरजेंस और पोस्ट ये है क्योंकि आशिक साहब हैं आपके पास अवेलेबल कि नहीं? हेलो जी जी सर, सुन रहे हैं आपको। आशिक साहब अभी आशिक साहब अगर ज्वाइन कर गए हैं ना, तो मेरा ख्याल है आप उनसे पहले जो है ना इनपुट लें, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जो हैं वो हैं जो फील्ड में रहते हैं हर वक्त। तो या फिर रशीद साहब से ले लें इनपुट। तो मैं आखिर में थोड़ा बहुत एक दो कमेंट्स दूंगा, ज्यादा ठीक हो तो गया। मैं इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो वीड मैनेजमेंट है ना, ये इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। वीड प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं और उसके बाद और भी मेथड्स हैं। तो इस वक्त तो जो हमारा मेरा ख्याल है फोकस होगा ना, क्योंकि टाइम ऐसा है जिसमें वीड लग भी चुकी है या लग रही है, तो इसमें तो स्वाय हर्बिसाइड के यूज करने की और कोई नहीं है ऑप्शन जो है ना, बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस सिलसिले में जो है ना वो यही होगा कि मैं समझूंगा कि जो हर्बिसाइड कुछ अर्ली पोस्ट इमरजेंस का, तो हमने पिछली वीडियो हमने की थी रिकॉर्ड, साहब ने मुझसे पूछा था, उसमें पेनिसिलिन के साथ अगर प्रोग्राम लिया जाए, और या फिर जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है या उनके साथ भी अगर सोरगाब को मिला लेना तो वो भी इफेक्टिव होता है। तो अब मेरे अब्दुल खालिक है या अपना आशिक हुसैन, इनसे मोहम्मद आशिक थोड़ी और बात कर लूंगा दोबारा। जी ठीक होगा सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। हम इंशाल्लाह एंड पे आपसे राय लेंगे और आपसे सजेशन भी लेंगे। मैं अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो है वो हाफिज वसीम मोहम्मद खान साहब हैं, जो स्पेशली पिछले साल से जिस तरह ज़्यादा चीमा साहब ने मेंशन किया है कि वो परी इमरजेंस वीडिसाइड के हवाले से कुछ ट्रायल उन्होंने किए हैं, चीमा साहब के साथ मिलकर भी, और उनकी कुछ बात सुनते हैं। हाफिज वसीम मोहम्मद खान साहब। मोहतरम हाफिज साहब, आपको आवाज आ रही है? हाफिज वसीम मोहम्मद खान साहब। शायद अभी आवाज तक नहीं जा रही है, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रोफेसर अब्दुल खालिक साहब से, वो चेयरमैन एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से वीड साइंटिस्ट हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो टिप्स हैं वीड कंट्रोल के हवाले से, जो आपकी रिसर्च और एक्सपीरियंस से जो आप समझते हैं कि फार्मर के लिए या एग्री एक्सपर्ट के लिए चंद पॉइंट्स की सूरत में फिंगर टिप्स याद हो जाए, तो काइंडली उस हवाले से बात करें। जी ऐसे है कि मैं जो डिटेल में इंडिविजुअल हर्बिसाइड्स का नाम या उस पर नहीं जाऊंगा, मैं जो थंब रूल्स हैं, टिप्स जिसे आप कह रहे हैं, मैं उनके ऊपर बात करता हूँ। पहली बात तो यह मेरी गुजारिश ही होगी कि जमींदार हजरात से और एक्सपर्ट्स से भी, जो अगर एक्सटेंशन वर्कर्स हैं या फील्ड में जाने वाले जो लोग हैं, कि आप बगैर विजिट किए, साइट विजिट किए कभी भी रिकमेंडेशन नहीं देंगे। फार्मर हजरात भी अपने खेत को देखें, इनको तजर्बा होता है। अगर घास वाली जड़ी बूटियां हैं या चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं, तो वहां पे देख के जो कुछ भी फील्ड में नजर आ रहा है, आपकी वैल्यूएशन है, आप उसको देख रहे हैं कि क्या कुछ है वहां पे, किस किस्म का फ्लोरा है, पौधे हैं, जड़ी बूटियों पे, तो अपने दुकान पे जाके डीलर हजरात से जब कहना है, तो उनको वो स्पेसिफिकली कहना है कि मुझे चौड़े पत्ते वाली या
घास वाली जड़ी बूटियों की दवाई दें। आप कभी भी उसे जाके ब्लाइंडली नहीं कहेंगे कि मुझे जड़ी बूटी मार याद दे दें। हमें किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत दफा ये शिकायत होती है, पता चलता है कि दुकानदार के पास जो भी चीज मौजूद है वो वहां से उठा के दे देगा। उसने अपनी दवाई है वो सेल करनी है, तो वो उसको बदर नहीं करेगा कि आपके मसला क्या है। ये सबसे बड़ी पहली एहतियात है कि आप उससे बाकायदा। और दूसरी बात, जो टाइम है उसकी हर्बिसाइड को, जड़ी बूटी मारा दवियात को अप्लाई करने का, उसका ध्यान रखें। जिस स्टेज पे जो जो रिकमेंडेशन दी जाती है महकमा ज़राअत की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से, उस टाइम का बहुत ख्याल रखेंगे। और खासकर तर वतर में करना है या खुश्क वतर में करना है, ये दूसरा पॉइंट है, टाइम के लिहाज से भी और नमी के लिहाज से भी। ये भी कई जो है जड़ी बूटियां जो होती हैं वो तारवतर में काम करती हैं, वो अच्छी तरह सॉइल में सरफेस के ऊपर अब्जॉर्ब होंगी, कांटेक्ट में आएंगी, या वो प्लांट में अब्जॉर्ब होंगी, वो तब असर पजीरी दिखाएंगी अपनी। और कई जो है उनको खुश्क वतर चाहिए होती है। तो ये भी उसकी जो आप हर्बिसाइड लेके आते हैं उसमें वहां पे लिखा होता है हदायत, ये दूसरा उस पर अमल करने की सख्त जरूरत है। तीसरा, नोजल प्रॉपर इस्तेमाल करना, पानी कितना इस्तेमाल करना है। कई दफा अगर हम ये कह रहे हैं कि आपने एक एकड़ में 4 टैंकियां लगानी है, तो हम एक टैंकी बचाने के चक्कर में होते हैं, तो एक टैंकी बचाते बचाते हम बाकी 3 टैंकियों का जो असर है वो भी जाया कर बैठते हैं। तो हमें कई दफा जिम्मेदार हजरात ये उनसे मिलने का मौका, फीडबैक मिलता है कि जी हमने स्प्रे भी किया था, हमें ये सारा कुछ किया, तो जड़ी बूटियां तो खत्म नहीं हुई। तो ये बहुत जरूरी है कि पानी की जो मुकर्ररा मिकदार है वो आप लाजमी तौर पर वही इस्तेमाल करें जो आपको बताई जाती है। जितना पानी आपको आमतौर पर 15-16 लीटर की एक टैंकी होती है, तो अगर आपको कहा जाता है कि आपने एक जो है वो 4 टैंकियां लगानी है, तो 4 ही लगाएंगे, उसमें एक टैंकी की बचत में आप नहीं पड़ेंगे। ये फार्मर्स को समझ लीजिए कि टिप के तौर पर। अगर है तो फिर उसकी प्रेशर वगैरह, स्पीड वगैरह का भी आपने, स्प्रेयर जो हाथ से पंप वाला होता है या पावर ऑपरेटेड होता है, तो किसी भी सूरत में आपने उसके नोजल्स, उसका प्रेशर जो है ना, फ्लो रेट, ये सारी चीजें चेक करनी है। कि अगर आपको कहा जाता है 4 टैंकियां लगानी है 1 एकड़ के ऊपर, तो उसको जिस मुनासिब स्पीड से चलना है तो वो 4 एकड़ के ऊपर पूरा है। ये अमली तौर पर ये करने की बात है। दूसरा, आमतौर पे हम उसे कहते हैं फॉर्मली आपने चलना है, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप कभी उसे ऊपर उठा लेंगे, कभी बिल्कुल जमीन के करीब ले जाएंगे, तो कहीं पे वो ज्यादा 1 से 2 मरतबा हो सकता है कि स्प्रे हो जाए, कहीं पे ज्यादा वहां हो सकता है कि पैचेस रह जाएं। तो अमली तौर पर ये भी एक करने की बात है जो है ना, ध्यान रखने की, कि आपने किसी भी सूरत में उसको बार बार जो नी हाइट, घुटने की जो बुलंदी है, नोजल को उसका बुलंदी वहां पे एक जैसी यूनिफॉर्म रख के आपने चलना है। और अगर आप मैनुअली कर रहे हैं, जो बंदा आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे ली हुई है, उसको जरा जमींदार हजरात से गुजारिश है कि उस पे ऊपर थोड़ी सी नजर रखें। मैंने आपको बताई है कि एक जैसा रखना, वो ऐसे कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर खुद करें या लेबर से काम करवाएं, तो ये चीजें जो है अमली तौर पर ध्यान में रखने वाली चंद एक चीजें हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि हर्बिसाइड की सिलेक्शन, चौड़े पत्ते वाली या घासदार, उसका टाइम, किस वक्त स्प्रे करना है, उसमें तरवतर में करना है या खुश्क में करना है, ठीक, उसको उसकी कैलिब्रेशन स्प्रेयर की, कितना पानी, कितना आपको कहा जाता है कि आप उतना पानी ही कर रहे हैं, और उसके साथ साथ स्प्रेयर को इस्तेमाल करते हुए उसकी बुलंदी का, नोजल की बुलंदी का ख्याल रखना, स्पेशली ये जो होते हैं। ये मेरी चंद एक गुजारिशात है। मैं स्पेसिफिकली, जैसे फारूक साहब ने कहा कि वो कोई ऐसी बात नहीं होती है, मैं टेक्निकली भी, अगर ये मेरा नंबर आप बेशक शेयर कर लें सर, हमसे अपने एक्सटेंशन वर्कर हर जगह मौजूद है,
उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि उनसे मशवरा लें बाकायदा कि हमारे इस एरिया में हमें कौन सी पर्टिकुलर स्प्रे जो है स्पेसिफिक हर्बिसाइड जो है वो करनी चाहिए। तो ये अमली तौर पर चंद एक थंब रूल्स या मोटी मोटी चीजें हैं जो जिम्मेदार हजरात को जहन में रखनी चाहिए। और यही चीजें एक्सटेंशन वर्कर्स जो हैं हमारे भाई इधर अगर सुन रहे हैं इनमें से कुछ हजरात हमारे एक्सपर्ट्स भी, तो हम जब भी जिम्मेदार के पास जाएं तो हम उसको भी यही चीजें जाके मोटी मोटी जरूर बताएं, बजाय इससे कि हम बिल्कुल बारीक माइक्रो लेवल के ऊपर से समझाएं करें। लेकिन ये मोटी मोटे थंब रूल्स तो हर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं प्लीज आई वुड लाइक टू, मैं उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। शुक्रिया। जी डॉक्टर बेंजामिन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है प्लीज? जी सर आ रही है। सर बहुत शुक्रिया, सॉरी मेरा ना माइक बंद था तो कोई बात नहीं, कोई बात तो कर रहा था। कोई बात नहीं। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी करेंगे सर, आप साथ रहिएगा जी, क्योंकि हमने प्रोग्राम के एंड पे 20 मिनट जो है वो सवाल लेने हैं, उन सवालों के जवाब देने हैं। फार्मर भी यहाँ मौजूद हैं और मैं खुद भी कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी हैं जो मैं करना चाहूँगा। लेकिन फिलहाल हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्पीकर के लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाफिज वसीम मोहम्मद खान साहब से कि वो अपनी एक्सपर्ट राय के हवाले से टिप्स हैं वीड कंट्रोल के हवाले से काइंडली वो शेयर। डॉक्टर साहब और मेरे दूसरे सामीन, आई एम थैंकफुल एक्चुअली के पास उस चीज के ऊपर वेबिनार की डिपार्टमेंट देखना जरा भाई। अब ठीक है, आपकी साइड में थोड़ा इशू है, अब बेहतर है। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी ये पिछले दिनों में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एग्रोनॉमी से बात कर रहा था, तो वीड साइंस को एज सच नहीं लिया गया, कोर्स में शामिल नहीं किया गया। तो जो मैं समझता हूँ कि ये स्टार्ट ही वीड कंट्रोल से होती है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। ये वीड साइंस से ही कंट्रोल का सारा मामला है। अब जो हम लोग यहाँ ज्यादा बैठे हैं, मतलब मुझ जैसे लोग बैठे हैं, मैं डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, एक किताब और जो ब्रोशर छपवाया हुआ है कि ये बाद में इस्तेमाल कर लेना और ये पहले इस्तेमाल कर लेना, मतलब हमारा नॉलेज यही तक ही है, तसव्वुर नहीं है। जो मैंने इंटरनेशनली देखा है और मैं खुद हैरान था, और जब मैंने यहाँ पर बात की तो इट वाज टेकन लाइक दैट वन। और वो साहब यहाँ पर भी बैठे हुए हैं जो रेफ्यूट कर रहे थे कि ये कभी मेरे असल कहने का मकसद ये है कि हमें इस तरह तवज्जो देनी चाहिए कि जितना ही हम जो फिलॉसफी है बिटवीन प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस इजाद पानी है, वो आप पहले ही बीज के उगाव से पहले ही उससे निजात पा लें। इसलिए कि जितनी भी पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड हैं वो क्रॉप फ्रेंडली कोशिश की जाती है कि जो मिनिमम स्ट्रेस दे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी हर्बिसाइड नहीं क्रॉप फ्रेंडली है कि उसकी मौजूदगी की वजह से स्ट्रेस की बजाय उसको और कोई बेनिफिट हो। यस, एक बेनिफिट तो होगा, और वो बेनिफिट ये है कि आपको जड़ी बूटी से निजात मिल जाएगी। और पोस्ट इमरजेंसी के हक में इस 75 डेज तक
तक कहा जाता है, इस दौरान भी तो उस जड़ी बूटी ने वो जो आपने नीचे यूरिया और फर्टिलाइजर डीएपी और पोटाश वगैरह दी है, वो भी इन तमाम को बचाने के लिए प्री इमरजेंस की तरफ मैं आई एम इन फेवर ऑफ दैट वन। तो मैं असल अनफॉर्चुनेट है कि अब ये जिससे मैं आज आपका ये जो वेबिनार है और इतने बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मुझसे ज्यादा आपके बैठे हुए हैं, मुझसे बड़ी डिग्रियों वाले बैठे हुए हैं, तो आई एम हैप्पी। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो एक बात करता हूँ, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ रिसर्च वाला लफ्ज जो है वो यहाँ पर नहीं है। अब है और नॉन डिस्ट्रीब्यूटर है पेस्टिसाइड्स का, तो मैंने उससे जब रिसर्च की बात की, उसने कहा कि रिसर्च करने की लोड है। तो दोबारा से आपकी आवाज जो है ना इंटरप्ट करने लग गई। अच्छा, आपका नेट दोबारा अनस्टेबल हो गया है। मैं तो स्टेबल हूँ ना, बात भी स्टेबल है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अब मैं हैरान था कि वो साहब मुझे ये उनका बहुत बड़ा रिसर्च की, इसलिए कि दवाएं ये जो फार्मूलेशन बाहर से आती है और वहां पर ये बताया जाता है इस तरीके से। और पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करने लगा हूँ, वो ये स्टार्ट होता है कि मेरी जमीन के ऊपर, मेरे फार्म के ऊपर कौन कौन ग्लाइफोसेट के अलावा, जिसे टोटल किल भी कहते हैं, उसके अलावा जितने भी आपने वीड इस्तेमाल, वीडिसाइड के हर वीड जो है वो खत्म हो जाए सिवाय मेरी क्रॉप के। जबकि टोटल वीड किलर के अंदर इस बात का तस्वुर नहीं है, उसमें तस्वुर ये है कि आपका जो फील्ड है वो बिल्कुल खाली हो जाए। तो पहली बात है वीड आइडेंटिफिकेशन की तरफ से। दूसरी बात जो है वो सिलेक्शन ऑफ वीड जो जा रही है कि ये कुछ तो छोड़ के जा रही है। अब मैं जब एक प्रैक्टिकल फार्मर था कि जो मेरी वीडिसाइड मैंने इस्तेमाल की थी, कौन कौन सी वीड्स को उसने नहीं छेड़ा, और है कि कौन कौन सी वीड को इसने खत्म नहीं किया, वो मेरा अगले साल के लिए इश्यू होता। और वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब फील्ड लेवल पर और रिसर्च लेवल के ऊपर जो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप 2-4-2-3 डिफरेंट हर्बिसाइड्स को मिलाए, तो उसके साहब ने जब सुग्राफ की बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अगर आप इसको पेंडिमेथिलीन या किसी और के साथ इस्तेमाल करें, ये उसकी एफिकेसी को बढ़ा देगी। तो ये भी आप लोगों के सामने मेरा यही है कि इस मामले के अंदर हम कुछ जनरलाइज स्वीपिंग स्टेटमेंट कि ये जो है ये कर देगी और ये कर, और with all weeds which are prevalent at this time, अब मसलन ये हम लोग और पोस्ट इमरजेंस अल्फा का कौन सी वीडिसाइड है, अब ये आंसर जो है वो डिफरेंट होंगे। और फिर एट द एंड ऑफ द डे आज यहाँ पर ये बात हो रही है, आशिक साहब की बातें सुनकर कभी कभी मुझे खुशी होती है कि यस समबडी है कि खुदा करे कि वो उदखुलू फी सिल्मी काफा, वो पूरे के पूरे, क्योंकि उनका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड है, उसमें छोटा जो मैं चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी वीड्स हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं, उसके ऊपर हम ये देखें कि क्या है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टोटली
स्पेशली एक न्यू डायमेंशन जो है वो वीड कंट्रोल के हवाले से शेयर की है। इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एप्लीकेशन तो ना होने के बराबर है ही प्री वीडिसाइड इस पे काम नहीं हुआ कि हमने गंदम के अंदर प्री इमरजेंस जो जहरे हैं उनके इस्तेमाल के हवाले से कोई खातिर खा काम मेरे रिसर्च में भी नहीं है पाकिस्तान में। तो ये यकीनन एक बहुत न्यू डायमेंशन है वीड कंट्रोल के हवाले से। हम इस हवाले से सवाल भी लेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हमारे पास 3 और एक्सपर्ट हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते चलें, उसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कशन क्रिएट करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर उमर फारूक साहब से, और डॉक्टर उमर फारूक साहब प्लीज। डॉक्टर साहब आपका माइक शायद बंद है। डॉक्टर उमर फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बहुत शुक्रिया मुंतज़मीन और रिस्पेक्टेड डॉक्टर ज़ाहिद चीमा साहब और तमाम दूसरे असातिज़ा कराम और दोस्त अहबाब। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ मुंतज़मीन का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, को चिराग दिखाने के बराबर ही है। लेकिन मैं यहाँ पे डॉक्टर फारूक साहब और हाफिज वसीम साहब की बातों को थोड़ा सा ऐड करूँगा कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये एक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है जो कि पेस्टिसाइड सेक्टर है, और उसमें बिल्कुल सबसे बड़ा जो शेयर होता है वो हर्बिसाइड का होता है। तो ये बहस तो हमेशा ही ज़ेरे गौर रही है कि कौन सी हर्बिसाइड अच्छी है, किस कंपनी की अच्छी है। मेरी जो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है और जो मैं समझता हूँ मेरी एक्सपर्टी है, जो मैंने अपने साथी के नाम से सीखा है, वो है नेचुरल तरीक़ेकार, कुदरती ज़राए जिनकी मदद से हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें सबसे जो कीमती जो फसल है ज्वार की फसल, जिसको सोरगम कहते हैं, उसके महलूल को अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे जड़ी बूटियों को हम खतरखा हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और गंदम में इसका इस्तेमाल बहुत ही अफादियत वाला है, बहुत ही इसमें मौसर इसके नताज मिलते हैं। अगर हम जड़ी बूटियों को 30 से 35% तक कंट्रोल करना चाहते हैं, और तो हमें ज्वार के महलूल को 18 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर फारूक साहब ने एक और चीज जो ऐड की, मैं उससे बहुत ज्यादा एग्री करता हूं कि हमें प्रिवेंशन मेजर पे बहुत ज्यादा अमल करने की जरूरत है। प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे यहाँ फार्मर अमूमन मिस करते हैं। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक माफिया की सूरत हाल इख्तियार किए बैठा है कि फार्मर अंधा एतमाद करता है और सीड लेके जिसमें बड़ी ज्यादा मिलावट होती है जड़ी बूटियों के बीज की, खास तौर पे उसमें फसलों में खेतों में ऐड कर रहा होता है इनडायरेक्टली कह लें। तो हमें प्रिवेंटिव मेजर को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना चाहिए। और दूसरा, हमें फार्मर को खुद इस चीज पे गौर करना चाहिए कि जो भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि रिकमेंडेशंस हैं, किस तरह स्प्रे करना, क्योंकि पेस्टिसाइड सेक्टर वालों के ने तो बिजनेस से इनको गर्ज है, मेन उन्होंने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। और ये अगर आप एनालिसिस देखें, स्टैट्स देखें, तो हर साल इनका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें कुदरती ज़राए की तरफ आना चाहिए, जिसमें अगर कुछ लोग ऐसे कॉन्शियस हैं जो कि इसके एंटी भी जाते हैं कि ये हमें मतलूबा नताइज डॉक्टर फारूक साहब आपका माइक बंद हो गया है कि हम जी ठीक है, मेरी कंटिन्यू प्लीज। जी तो उसमें अगर हम जो हमारी ये मिकदार है ज्वार महलूल की, इसको कंबाइंड मेथड सुपर जो बहुत ज्यादा अच्छा मॉइस्चर कंट्रोल देता है, अगर हम 18 लीटर पर हेक्टेयर और उसको उसकी हाफ डोज के साथ कंपेयर मिला के हम स्प्रे करें, तो इससे तमाम की तमाम जड़ी बूटियां बड़े ही अच्छे लेवल पे कंट्रोल हो सकती हैं। तो मैं अपना शेयर सिर्फ यही ऐड करूंगा कि हमें
ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए पेस्टिसाइड कंपनीज के ऊपर। हमें जो रिसर्च के बंदे हैं जिनको इस चीज से गरज नहीं है, उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इस चीज पे कि हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा, उनको लाजमी टच करना चाहिए फार्मर हजरात को, आर को मिक्स करके प्लांटर्स के साथ या जो भी हर्बिसाइड जो किसी अच्छी कंपनी का, अच्छी फर्म का हो, उसके साथ मिला के इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम इन जड़ी बूटियों को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब बहुत शुक्रिया जो सरगाब और स्पेशली प्रिवेंटिव मेजर्स पे फोकस कर रहे थे। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर अमार मतलूब साहब से, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान से। डॉक्टर अमार मतलूब साहब, प्लीज शेयर योर व्यू पॉइंट अबाउट टिप्स टू कंट्रोल वीड्स। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ बातें हो चुकी हैं, मैं पहले उन्हीं से यूज कर रहे हैं। तो पेंडिमेथिलीन जो है वो बहुत अच्छा जहर नहीं है बाथू के लिए और लैली के लिए। और दूसरा, जिस क्रॉप पे पेंडिमेथिलीन कॉटन के लिए भी आए और उसके बाद वो गंदम के लिए फिर दोबारा सेम मोड ऑफ एक्शन ट्वाइस हो जाए। और जो मौसम है वो बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा है, खासकर अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। पेंडिमेथिलीन वो हुई है, भीड़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम भीड़ को मैनेज नहीं करना चाहते, पहली चीज। तो हम जब प्रॉब्लम आ जाती है फिर हम उसको फिक्स करना चाहते हैं। जो बिलो ग्राउंड हमने हर्बिसाइड जो है उसको ओनली टूल किट के इंस्ट्रूमेंट है तो हमारा मतलब सब आपकी आवाज सही नहीं आ रही। तो बहुत सारे ऐसे लिटिल हैमर्स है, उनको कम से कम मैन्युअर है उसको तोड़ा जा सकता है, बाकियों को भी नहीं आता। तो 40% तक तो जड़ी बूटियों का जोर जो है वो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अपना के हम कम से कम 30 से 40% तक जड़ी बूटियों का जोर जो है वो तोड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है जमीन की तैयारी। तो बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, छात्रा वगैरह है, जंगली पालक, जिनको जमीन में दब जाए तो काफी हद तक कम से कम उनसे हमारी जान जो है वो छूट सकती है उनसे। उसके बाद जो है दाब का अगर मेथड जो है उसमें चूंकि हमारे पास टर्न अराउंड टाइम ही बड़ा कम है, हम तीसरी पिकिंग कॉटन की लेते हैं, उधर बासमती राइस के इंतजार में बैठे रहते हैं, तो दाब का टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर दाब लगा ली जाए तो उसमें बहुत सारा जो जड़ी बूटियों का जो इनिशियल फ्लश है उससे हमारी जान जो है वो छूट सकती है। उसके बाद जितनी भी हमारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, चाहे वो एंग्रो है, चाहे वो एफएफसी है, उनकी मशहूरी के एंड पे चाहे वो जितनी मर्जी इनोवेशन दिखाएं, एट द एंड ऑफ द डे आपको फार्मर हमेशा इसको डिस्करेज करना चाहिए और बैंड प्लेसमेंट पे जाना चाहिए। बैंड प्लेसमेंट अभी तक जो भी आई है वो एट द टाइम ऑफ सोइंग आई है, बाकी जितनी भी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन है वो सारी टॉप ड्रेसिंग पे है अभी भी आपकी, क्योंकि उसमें अगेन फिर आप छट्टा देते हैं नाइट्रोजन का। तो फर्टिलाइजर के जो एप्लीकेशन मेथड्स हैं उनको देखना हमें चाहिए, और खासकर जो नाइट्रोजन है उसको हमारी जो आदि बनती है। उसके बाद जो है तरीका है कास्ट वगैरह जो है उनमें जो है हमें देखना चाहिए कि हम जो है हमारा वीड फ्लोरा जो है वो है किस तरीके का, ठीक है, और कौन सी वीड है। हमारा जो स्प्रे है अगर हमने करना ही करना है तो कम से कम जो है जड़ी बूटियों की इकसाम, उनका काट और जमीनी साख को मद्देनजर रखते बगैर ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो बैटरी वाला स्प्रेयर जो है वो सिर्फ धुआं करता है, ड्रिफ्ट करता है, उसका मेरा नहीं ख्याल कि उससे किसी को कोई अच्छा कंट्रोल टाइम में उससे हम स्प्रे करके फारग हो जाते हैं तो लोग जो है उसके पीछे जो है वो जा रहे हैं। तो फील्ड लेवल में और इवन जो गवर्नमेंट फार्म्स है वहां पे मैंने देखा है कि जो नोजल है वो प्रॉपर नहीं होती। तो नोजल जो है जो जिस हर्बिसाइड है उसके लिए चाहिए तो टीजेड फिर हालो कौन ना हो। तो बहुत सारी ऐसी हर्बिसाइड जिनमें मुदाफत आ रही है उनको भी किसी ना किसी फोरम पे डील लिस्टिंग के लिए सिफारिशात हमें जाना चाहिए। हमें जो है फिनाक्साप्रा किट में है एक्सियल,
वो एक्सियल कितने साल चलेगी वो अल्लाह जानता है। और एक्सियल भी पेनॉक्साइड में भी बहुत ज्यादा कोई अच्छा कंट्रोल नहीं है, 80% तक कंट्रोल की लिमिट आती है। एक चीज रह गई आयोडो प्लस मीजोसल्फोरान लगाने से वो सुपर नहीं हो जाती। लैली उससे पहले भी नहीं मरती थी, लैली उससे अब भी नहीं मरती। जो काफर कंडा है वो भी नहीं मरता। तो कंपनियों ने अब उसके साथ जो है वो सल्फोनाइल यूरिया के अगेंस्ट जो है ना ये एक्टिव इंग्रेडिएंट साल में दो जो है वो दफा जो है वो उसमें दो कंसेक्टिव ईयर में स्प्रे करवा रहे हैं उसमें। तो जो प्रॉब्लमेटिक वीड हैं खासकर ब्राडली उसमें बर्मोक्सिनल और एमसीपीए जो है बर्मोक्सिनल एमसीपीए बक्टर सुपर वो इफेक्टिव नहीं रही। क्लोरोपाइरिड अगेन मेरा यही है कि हर्बिसाइड जो है उसको एज ए लास्ट ऑप्शन आप रखें। जो गैर कीमियाई तरीके हैं उनकी तरफ हमें जो है वो जाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। एप्लीकेशन में प्लस रजिस्ट्रेशन में कि जो चीज जो बाहर से पिट जाती है वो फॉर्म 16 और 17 के तहत हमारे पास यहाँ पे आ जाती है और वो फिर कहते हैं जी नई केमिस्ट्री है। तो बहुत सारी ऐसी हर्बिसाइड हैं जो टेक्निकली आप कह लें कि जो थोड़ी सी मुश्किल है। एटलांटस उनमें से एक है और एटलांटस वाली ही कंपनी की एक और प्रोडक्ट मेज के लिए भी आ गई, उसकी एप्लीकेशन विंडो बड़ी नैरो एडिंगो। तो यहाँ तो फिर उसका जो तरीका इस्तेमाल है उसकी एडवोकेसी बाय एक्सटेंशन इफेक्टिव हो, या फिर जो है वो ऐसी चीजों को अब हमारे यहाँ पे जितने भी सल्फोनाइल यूरिया जहरें हैं हमारी सल्फोनाल आयोडो मीजोसल्फोरान है, ठीक है, बेंजोसल्फोरान वाले में यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी क्रॉप पे जो स्ट्रेस है वो आएगा। और बाद दफा जो है वो वीड कंट्रोल करते करते हम अपनी गंदम जो है वो इतनी स्ट्रेस में ले जाते हैं कि वो बाद में हमारी यील्ड जितनी की हमने वीड कंट्रोल से 5-10 मंथ सिक्योर करनी थी उससे ज्यादा हमारी लॉस हो जाती है। तो ये मेरी कुछ बातें थी। थैंक यू। है और हमने भी जब स्टूडेंट थे तो उस वक्त एग्रीकल्चर विजिट किया तो आशिक साहब ने हमें जो ब्रीफ किया वहाँ पे विजिट करवाया तो हम भी यकीनन उनके तजर्बे से उनके काम से काफ़ी मुतासर हुए। तो आशिक साहब जी अगर मौजूद हैं आपका आशिक साहब से हुआ रब्ता, आपने उनका नाम दिया था, मेरा अनफॉर्चुनेटली रब्ता नहीं हो चुका था। मैंने ट्राई की 2-3 मरतबा उनको कॉन्टेक्ट करने की, मुझे लगता है कि शायद वो यहाँ मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है। मैं लिस्ट देखी है, लिस्ट में वो कोई नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आशिक से जो है ना रब्ता कर लें। चले ऐसे करते हैं, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में सबकी कॉल हो गई तो मैं कॉल कर देता हूँ। मैं डॉक्टर साहब मैं भी कॉल करता हूँ। जी ठीक है सर, आप कॉल करें, हम मीनवाइल प्रोग्राम को चलाते हैं। अच्छा, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बहुत शुक्रिया। हम कुछ सवालों से आगे डिबेट को बढ़ाते हैं। मेरे कुछ सवाल हैं एज ए एग्रेरियन भी और एज ए फार्मर भी। बूटी मार जहरों का इस्तेमाल है वो कई गुना बढ़ चुका है और यकीनन इसके पीछे बहुत सारे उनमें से एक बड़ा इशू जो है कि वो जड़ी बूटी जहरों का टाइम पर इस्तेमाल ना होना, यानी उस वक्त इस्तेमाल होती है कि जब वीड जो कंट्रोल फिनोलॉजी से तकरीबन बाहर निकल चुकी होती हैं या सीड बेयरिंग कर चुकी होती हैं और फिर वो सही तरह किल भी नहीं होती और पर प्लस उनका सीड जो है से हम हालांकि होना तो ये चाहिए कि अगर 1 साल मुकम्मल आपने जड़ी बूटियों का सीडिंग से पहले को कंट्रोल कर लिया है तो अगले साल जड़ी बूटियां आपके फील्ड में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, क्या कहते हैं कि जो परी इमरजेंस वाला है या कोई और ऑप्शन क्या इस्तेमाल करना चाहिए हमारा फार्मर के वो जड़ी बूटी का जहरों का इस्तेमाल करना है क्योंकि जो वाली है वो नेट मर्ज होती है।
नुकीले पत्ते वाली बिनियामीन साहब किससे आप सवाल कर, बिनियामीन साहब आप किससे सवाल ये कर मैं रहे हैं? हाफिज वसीम साहब से और आपसे ही सर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने प्री इमरजेंस वीडिसाइड के हवाले से जो बात की है, तो हम ये पूछना ये चाहते हैं कि आया वाकई ही प्री इमरजेंस वीडिसाइड जो है ये किस हद तक इफेक्टिव है? पहले हाफिज साहब से ले लें जवाब, फिर मैं इस पे बात करूंगा। जी हाफिज वसीम खान साहब। आप सब शायद मौजूद हैं। अगर नहीं है अवेलेबल हाफिज साहब के, दरअसल ये जो वक्त तो मुनासिब है इस लिहाज से, लेकिन इससे भी एक्चुअली ये पहले होना चाहिए था सेमिनार, जैसे अम्मार ने भी कहा और दूसरे अपने डॉक्टर उमर फारूक ने भी, कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स से लेके जो है ना सब कुछ, वीट कंट्रोल मेथड्स प्रिवेंटिव, उसमें फिर जिसमें उसमें रोटेशन भी है, उसमें जो कई और मेथड है, मल्टीपल क्रॉपिंग भी है। तो इस तरह के सारे मेथड्स लेके हर्बिसाइड जो है ना ये तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। सीड ये इंसाफ है ना जिसपे मैं पिछले 2-4 महीने पहले उससे भी ज्यादा मैं फोकस करता रहा हूँ, बात करता रहा हूँ कि हमें वीड साइंस के बारे में या वीड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें जो है ना इसका मेजर शुरू करवाने चाहिए। वो अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेजर अप्रूव हुआ है, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से शुरू नहीं हो सका। इसी तरह आपकी BZU में भी आपको पता ही है कि वो अभी पाइपलाइन में चल रहा है। एयरटेल वालों ने भी अब शुरू करने के प्रोसेस से चल रहे हैं। तो पहली चीज तो है अवेयरनेस। अवेयरनेस की मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूँ कि एक हमारे उस्ताद थे, मेरे बड़े अच्छे उस्ताद थे, वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो फार्म मैनेजर, बड़े अच्छे फार्म है। मैं एक दफा गया फार्म चुकेरे में, वो उसके उस वक्त थे मैनेजर, तो वहाँ हर्बिसाइड का स्प्रे हो रहा था। तो मैंने उनसे, जो बंदा था ना, या उनसे मैंने बात, तो उनको नहीं पता था कि कौन सी नोजल है। जब मैंने मंगवाई और देखा स्प्रेयर, तो वो नोजल जो है ना इंसेक्टिसाइड वाली थी, और लोगों को नोजल थी वीड कंट्रोल वाली नोजल ही नहीं थी। तो वो मेरे टीचर भी थे, हमारे सीनियर बंदे भी थे, फार्म मैनेजर भी थे, उनको भी नहीं था पता। मेरा कहने का मकसद यह है कि हर्बिसाइड जो है ना ये ज्यादा टेक्निकल है एज कम्पेयर टू इंसेक्टिसाइड, आपका तो सब्जेक्ट है, और इसी तरह सारे अवेयरनेस बहुत कम है, और हमारे जो है ना कोर्सेज या डिग्री इस पे चल ही नहीं रही, कोई भी नहीं हम दे रहे। तो पहली चीज तो यह है कि अवेयरनेस क्रिएट कर, ये मैं समझता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर साइंस फोरम के तहत आपने ये ऑर्गेनाइज किया है वेबिनार, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऑफ एंड ऑन करते रहें। अगली फसल जो है मार्च अप्रैल में ये एक दोबारा करें, उसमें मेज के हवाले से हो जाए, कॉटन के हवाले से हो जाए, या उससे राइस के बारे में, तो एक दोबारा ऐसे करें, तो ये कंटिन्यूस जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह अवेयरनेस आएगी। बाकी जो जहाँ तक है ना प्री इमरजेंस, सब कह रहे हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड भी इस्तेमाल होते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्री इमरजेंस की बजाय जो है ना वो हाफिज साहब अगर होते तो जी मौजूद है आप सब इस वक्त फोलियर और जो है ना आप सब मौजूद है। अच्छा, फोलियर और अर्ली पोस्ट इमरजेंस और या पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जो है वो ज्यादा बेहतर है, और उसकी वजह ये है कि जो आप सब कह रहे थे ना कि वीड्स जो है वो जब उगाती हैं तो वो ले लेती, पहले 15-20 दिन जो है ना वो कुछ फील्ड में तो उगती नहीं वीड्स, पहले कुछ फील्ड जो है ना पानी लगाने के बाद उगती हैं, तो इसलिए जो है ना, और उसके बाद अर्ली हम पोस्ट इमरजेंस या पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड कर लें जो प्रॉपर उसकी स्टेज है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है निस्बतन प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के, क्योंकि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जो है ना समटाइम्स वो सारी वीड्स को कंट्रोल नहीं करते। हम देख के स्प्रे कर सकते हैं कि कौन सी वीड है, उसके ऊपर हम कौन सा हर्बिसाइड करेंगे। तो इसलिए मार्केट में जो हर्बिसाइड अवेलेबल हो उनका
कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना, मेरी राय है कि पहले तो हम अवेयरनेस क्रिएट करें, और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा एक किया सेमिनार, और इस तरह के आप सीरीज करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अवेयरनेस भी क्रिएट होगी, और जो हमारे अहबाब हैं वो भी ये समझेंगे कि ये सब्जेक्ट बड़ा अहम है, इसको हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी चाहिए। जी आपकी आवाज। जी जी हाँ जी, हेलो, किधर चले गए हैं? मैं इधर ही हूँ, करें बात। नहीं, आप तो ठीक है, मैं बिन्यामीन साहब की बात कर रहा हूँ कि बिन्यामीन साहब किधर चले गए? आप तो बार बार कह रहे हैं जी जी, कि मेरी बात खत्म हो गई है। आप करें ना, आप साहब, आप मेरी बात तो सुन ली ना, आप करें बात। नहीं, मैं तो बिन्यामीन साहब के कहने पे कहूंगा ना जी। कि वो वजह उसकी है कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक आ गए हैं। एक्चुअली ये सारा का सारा ये मैं बातें सुन रहा हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी कि ये पहली मर्तबा हो रही है कि ये सारी की सारी चीज जो है वो माइंड सेट की है। मेरे माइंड के अंदर है कि मुझे फील्ड क्लीन चाहिए। अगर मैं फार्म मैनेजर हूँ, आई विल डू एवरीथिंग। अब मैं द मोस्ट cleanest field saw by FAO experts, that was mine of wheat, और मुझे उसके ऊपर उस पे मुझे FAO की तरफ से अवार्ड भी मिला है, और वो प्री एमरजेंस का था। और ये जो बात सुनने वाली है वो ये है कि एवरी टाइम उसकी आइडेंटिफिकेशन भी मुश्किल होती है इन द बिगिनिंग। जब वो बड़ी होती है तो फिर आइडेंटिफिकेशन उनकी आसान हो जाती है। तो लेकिन मैंने ये देखा है कि आई गॉट 100% रिजल्ट्स विद फूटियों को, जो जमीन में खुराक है वो भी ना मिले, और क्रॉप का कंपटीशन भी ना हो, और वंस क्रॉप इज अप एक्चुअली फिर वो किसी आने वाली चीज को वो आखिर के अंदर जाकर, ये एक बड़ा प्यारा, वो कोई फरवरी और मार्च के अंदर जो आता है वो इक्का दुक्का, और उसके अंदर भी देखना होता है कि जाकर फील्ड के अंदर कि कौन सी जो तमाम कोशिश के बावजूद आपको 80% फील्ड मिल गया, लेकिन इसके बावजूद कौन कौन सी वीड्स है वो एस्केप कर गई हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये बहुत अच्छी, तो दोबारा आपका बहुत अच्छी बात जी। अब ठीक हो गया? अब ठीक। अच्छा, आई विल लव एक्चुअली कि ये तो बहुत प्यारा, मैं पढ़ भी रहा था कि ये वीट मैनेजमेंट के बारे में। अब वीट इज नॉट द ओनली क्रॉप, ये वेरी राइटली सेड हियर, राइस भी है। इन तमाम बातों के अलावा यहाँ पर बेशुमार सब्जियां भी हैं। कोई उनका खाना पीना है, वो लोग गंदू भी नहीं उगाते, इसलिए कि वो एक सेट ऑफ माइंड है, और उनको जितने पैसे सब्जियों से मिल जाते हैं वो दूसरी फसलों से नहीं मिलते। ये डिस्कशन और आगे चले तो प्लीज कंटिन्यू। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम हफ्स साहब और चीमा साहब। मैं कुछ शायद कहना चाह रहे हैं मुश्ताक गिल साहब। यस प्लीज गो अहेड। ऑडियो ऑन करें। ऑडियो मुश्ताक गिल साहब अपना करें, आप सवाल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आप? आपका जी सुन सकते हैं सर? आपका माइक बंद है जी, आपको आवाज आ रही है? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो बड़ा पर्सनली ग्रेटफुल टू हाफिज वसीम अहमद साहब और खालिद महमूद साहब। मुझे इस फोरम के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड था। तो मेरे दो क्वेश्चन हैं जी इन द कंटेक्स्ट ऑफ जो बात की अपना डॉक्टर फारूक साहब ने और फिर
90% तकरीबन वीट जो है राइस वीट सिस्टम में वो छठे से आती है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिससे हमारी वीट की रीड भी कम होती है। तो मैं प्रिवेंटिव मेजर्स डॉक्टर फारूक साहब ने भी जिक्र किया और फिर प्रभली हमारा साहब ने भी, कि हमारे जो कैरियर्स ऑफ वीड्स है ना, हमारे वाटर चैनल्स जो वाटर के साथ वीड का सीड, वीड्स का सीड आता है और वो फिर हमारे एक तो इरिगेशन हुआ, एक दूसरा तीसरा जो फैक्टर है मैं जो समझता हूँ वो है हमारी फील्ड की टोपोग्राफी, फील्ड का लैंडस्केप। हम एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स जो है प्रैक्टिकल फार्मर्स भी हैं, डॉक्टर अबुल फजल साहब हैं और काफी लोग हैं प्रैक्टिकली देखते हैं। एक कंसर्न आप हमने ये देखते हैं कि अगर खेत लेवल नहीं है तो वीड्स जो है जहां क्रॉप कमजोर है वहां पर वीड्स का ज्यादा इफेक्ट। ये करें मेरे जो दोस्त बात नहीं कर रहे वो अपना माइक काइंडली ऑफ कर दें। माइक ऑन होने की वजह से जो है ना इंटरप्शन हो रही है। चौथा बाकी जो अपना माइक वो ये है कि आपकी टाइम विंडो जो है राइस और वीट के दरमियान वो जो है वो बड़ी शॉर्ट है और उसके लिए हम अगर हम जो अभी इस सिलसिले में जो जीरो टिलेज का, बेड प्लांटिंग का, और ये दो ऑप्शन हैं कि बेड्स में अगर आप 8 कनाल में से 3 कनाल को पानी दे रहे हैं तो वो मेरा ख्याल है वीड्स का जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है। तो ये 3 प्रैक्टिसेस के साथ मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि राइस वीट एरिया के लिए प्री इमरजेंस वीड्स का पर्टिकुलरली मैं प्रोफेसर चीमा साहब को और ये सुनना चाह रहा था उसमें कि पेडीमेथिलीन के साथ सरवाब को हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन अखीर में यही होना चाहिए कि हमारी के ये 3-4 ऐसे कंसर्न्स हैं जिसमें हमें जो है जो कि हम ज्यादातर राइस वीट सिस्टम में कर रहे हैं, कॉटन वीट का ऑलरेडी डॉक्टर अमार साहब ने और बाकी which I would like, मैं lastly एक पॉइंट क्योंकि it's a galaxy of scientists, तो डॉक्टर फारूक साहब, खालिद महमूद साहब और डॉक्टर चीमा साहब में ये जो था राइस के बाद जब वीट आती थी तो फ्लैरस माइनर दुबी सिटी जो है इस तरह तक हुआ कि हमारा जो था ये इंडियन पंजाब, हरियाणा, हमारा पंजाब में ये बहुत आ गया और उसको जो इफेक्टिवली कंट्रोल हुआ वो हमने कंजर्वेशन के लिए से या जीरो से जो प्रैक्टिस, तो ये हमें फार्मर करना है, भले वो हर्बिसाइड which I would like to share with you all. थैंक यू वेरी मच आदिल साहब। अब मेरा एक सवाल उमर फारूक ये वाला फार्मर ले से प्रोडक्ट लेकिन लीटर पर एकड़ आप इस्तेमाल करें तो वो शायद बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाए। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि फार्मर अगर ज्वार जो है वो उसका रूटावेट कर दे अपनी सॉइल के अंदर, तो क्या ऐसी कोई स्टडी है या ऐसा कोई? जी डॉक्टर साहब, आपका सवाल मुकम्मल हो गया?
अस्सलाम वालेकुम। मैंने ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड माय सबमिशंस। मैंने चंद जो सवाल थे वो प्लेस कर दिए। आई एम डन। मैं आई वुड एक्सपर्ट से मिल जाए आंसर्स। शीशा बंद है। हेलो, आवाज बिनियामिन साहब। अच्छा, तो मेरा सवाल सारे जमीन के अंदर मिक्स कर दें, तो बिनियामिन क्या साहब, उससे हम गंदम ऑन है? डॉक्टर बिनियामिन साहब, आपने जो सवाल मुझसे जी पूछा है, जी, आपकी अब आवाज आ रही नहीं आवाज। आ रही। मैं सर, डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे था कि क्या हम जवार को इसमें रूटावेट कर दें? क्या ऐसी कोई डॉक्टर बिनियामिन साहब, मुझे आपके सवाल की समझ तो अस्सलाम वालेकुम। जी कुमार साहब, मैं यही बात मैंने कहा, जवार को क्या हम कल्टीवेट कर सकते हैं वहाँ? डॉक्टर बिनियामिन साहब, ज्वार का जो एक तो इस्तेमाल जो मैंने बताया है कि आप उसका महलूल बना के उसको कंट्रोल मिलता है। तो उसका जो आप कह रहे हैं उसको रूटावेट करने, उसकी बजाय हमारे जो तजर्बात को हार्वेस्ट करके उसको एज ए मल्च इस्तेमाल करें तो फिर भी जड़ी बूटियों का मौसर कंट्रोल मिलता है। या जो तीसरा तरीका देता है, जैसे कि हमारे तो यूजुअली जो पैटर्न है वो राइस के बाद है या फिर कॉटन के बाद है, लेकिन अगर हम ज्वार पहले लेके आए जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे जड़ी बूटियों का बहुत ज्यादा क्रोनिक सूरत ख्याल कर चुकी हैं, तो वहां पे हमें लगाना होगा। और सरगम के बाद फिर हम जड़ी बूटियां गंदम लगाएंगे तो उससे भी हमें 30-35% तक जड़ी बूटियों पर मॉइस्चर कंट्रोल मिलेगा। यहाँ जो आप जो कह रहे थे कि उसको एज ए इनकॉर्पोरेट करते वो नहीं, हम उसको एज ए मल्च यूज करें। उसको मल्च यूज करने से भी उसका बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंट्रोल मिलता है। और ये काफी सारे तजर्बात और काफी हर तरह में भी इसके बेशुमार फायदे हासिल हुए हैं हमें जड़ी बूटियों के अगेंस्ट, अगर इसको हम एज ए मल्च यूज करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मैं आपका। इसमें ऐड करना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया ये आपका। डायरेक्ट ताल्लुक है। और मोहतरम गिल साहब ने भी यही सवाल पूछा है और हमें फोकस भी उस सवाल को, उस सवाल का जवाब है, इसको रोटावेट करेंगे तो उसका भी फायदा होगा। कि जिस तरह इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने मल्चिंग का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपकी इरिगेशन होती है तो और वो फिर यहाँ असल मामला कर रहे हैं कि वी आर फेसिंग द सिचुएशन एंड देन फाइंडिंग द सॉल्यूशन। अदरवाइज हमारे यहाँ इस मामले पर तहकीक का मामला हमेशा हाथ से पहले, और इन्होंने दुम्बी सिटी का, फ्लैरिस माइनर का इन्होंने तस्करा किया है। सबसे पहले ये हरियाणा में आई, पंजाब, ईस्ट पंजाब में आई, और मुझे याद है कि गवर्नर जनरल एक खान साहब थे, सवार खान, जनरल सवार खान, और इंडिया के अंदर तो दुबई सिटी का था। पाकिस्तान में लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, और मैं उस
ये बताया गया कि गंदम फारूक साहब से सॉरी, अगर आप अगर माइक अपना क्या कहते हैं पिक्चर बंद करके देखें तो मेरे पास से बेहतर हो जाए, तो थोड़ा सा इशू कर रहा है मेरा। जी आप साहब। हेलो, हाफिज साहब की आवाज नहीं आ रही, तो मैं क्या इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ जो डिस्कशन चल रही है? जी जी सर, श्योर। अच्छा, हाँ, आप प्लीज। इसमें जो है ना, जैसे कि डॉक्टर उमर फारूक ने कहा कि रोटेशन में ले आए, तो सोरगम जो है ना, तो उसको हम रोटेशन में लाए ना, तो जब ये मेच्योर हो जाए और उसको हार्वेस्ट कर लें, तो ये बड़ी इफेक्टिव है। खसूसन डीला एक बड़ा सीरियस वीड है। डीले के अगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिव है। सोरगम की हो या और किसी चीज की हो, तो आजकल जो पायदार ज़राअत वाले कर रहे हैं ना, मल्चिंग, बेड प्लांटिंग प्लस मल्चिंग, तो वो बड़ी इफेक्टिव और मौसर है। बाकी सोरगम को रोटावेट करने से जो ना अनइकोनॉमिकल हो, नो डाउट ये वीड्स को तो कंट्रोल करेगी, लेकिन वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। आप एक बड़ी इतनी बड़ी क्रॉप को, नो डाउट वो ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाएगी। और फिर सोरगम जो है ना, अगर हम आप प्री फ्लावरिंग उसको करें, तो जब वो मेच्योर होती है ना, उस वक्त जाके उसमें केमिकल्स आते हैं। और तीसरी बात जो है ना, वो मैं ये कहूँगा कि सोरगम एक्सट्रैक्ट जो है, जिसको हमने सुरगाब का नाम दिया हुआ है, उसको आप जिस हर्बिसाइड के साथ भी मिलाएं, वो आप प्री इमर्जेंस के साथ मिलाएं या पोस्ट इमर्जेंस के साथ, तो वो सब के साथ काम करता है। और उससे हर्बिसाइड की डोज भी अप टू 50% हम कम कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा अच्छा टिप आपने दिया, स्पेशली कि अगर सोरगम जो है वो अगर रोटावेट करें भी तो मतलब मेच्योरिटी पे करें, और बेहतर है कि वो अगर बात है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब दरख्वास्त करता हूँ कि कोई दोस्त और जो क्वेश्चन करना चाहे मौजूद हैं, अगर वो सवाल करना चाहें हर्बिसाइड के इस्तेमाल के हवाले से या गंदम के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के हवाले से। जी, कोई है जिसका कोई सवाल करना चाहता हो? एक थैंक यू सो मच सर। एक सेकंड, मैं एक पॉइंट यहाँ पर कंटिन्यू करना चाह रहा था कि हमने ना आज केमिकल डिस्कशन तो बहुत हुई, लेकिन हमने थोड़ा सा ये नहीं देखा कि मतलब ओवरऑल होलिस्टिक सिचुएशन क्या है, सोल्यूशन है। और दूसरा ये जो आपका हर्बिसाइड या आपका जो इस रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, इसको हर्बिसाइड में हैं, वो जो अभी माशाल्लाह गिल साहब फरमा रहे थे कि हमें थोड़ा सा वीट का सीजन नहीं है, लेकिन उसके पहले वाली क्रॉप या उसके बाद में आने वाली क्रॉप, तो मैं उसमें थोड़ा सा पूछना चाहूंगा हाफिज वसीम साहब से कि ये होलिस्टिक सोल्यूशन क्या है। वसीम खान साहब। जी, ये तो बिल्कुल एक्चुअली जो हम जो यहाँ पहले डिस्कशन हुई है कि सिर्फ हम केमिकल्स पर ना जाएं, केमिकल्स के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जिस तरह गिल साहब ने भी फरमाया था कि पानी के जरिए आता है, वो हवा के जरिए भी आता है, और जो पिछली जो वीड्स रह गई होती हैं, मैच्योर हो गई होती हैं, उनका भी नीचे गिर गया होता है। That one.
इसमें क्रॉप रोटेशन भी है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग। उसमें क्लीन सीड, वो भी उसका मामला है। उसके अंदर ये जो आपका बेड प्लांटिंग है, दैट इज आल्सो वेरी नाइस। तो ये एक्चुअली ऑन गोइंग प्रोसेस है। अब तक जो है होलिस्टिक अप्रोच से वी कुड नॉट गेट 100% रिजल्ट्स, बट वी आर मूविंग लेकिन सर इसमें जो बड़ा प्रॉब्लम, और खुद मैं फार्मिंग खुद भी करता हूँ थोड़ी, कि उसमें फार्मर के पास एक तो लेजीनेस इस वक्त बहुत है। पहले फार्मर, हमने देखा बचपन में कि लोग वो बैलों से हैरो वगैरह चलाते थे, फिर ट्रैक्टर से हैरो चलाने लग गए गंदम के अंदर जड़ी बूटियां प्याजी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, और हाथों से भी जड़ी बूटियां निकालते थे। लेकिन इस वक्त की जो जनरेशन है, मैं समझता हूँ कि वही गल वाली वह ज्यादा फोकस कर रही है। और इसका क्या, हम इसको कैसे मतलब है इसका तोड़ ढूंढ सकते हैं कि लोगों के अंदर या फार्मर्स के अंदर ये इस लेवल की मोटिवेशन आए कि वो बाकी मेथड को भी साथ अडॉप्ट करे और केमिकल को लास्ट मेथड समझे। जबकि फील्ड में इस वक्त इसके टोटली अपोजिट है कि दे आर टोटली रिलाइंग ऑन द केमिकल, either in case of insect, other in case of weeds। तो उनका मरतबा अगर स्प्रे करने से जड़ी बूटियां कंट्रोल नहीं हुई तो वो दूसरी मरतबा और ले आएंगे बदला। तो यानी अब ये भी देखा गया कि तकरीबन फार्मर 2 से बढ़कर 3 स्प्रे भी वीड्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरह एफर्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो एक तो जो कंपनीज के वर्कर्स हैं वो भी गाइड प्रॉपर नहीं करते, उनका अपना इंटरेस्ट है कि अगर एफर्ट पैचेज में है तो वो पैचेस की बजाय पूरे फील्ड में स्प्रे करवा देते हैं। तो यानी इसको असल में ये है कि जहां फार्मर को कनेक्ट करें ज्यादा से ज्यादा, या हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट उस तरह इफेक्टिव नहीं है, जो वो आम फार्मर तक नहीं पहुंचता, आम फार्मर को नहीं बुलाता, उस तक नहीं जाता, डोर टू डोर नहीं जाता। तो इस हवाले से क्या ऐसा कोई इस्तेमाल करने के हवाले से मोटिवेट हो जाए, राजी हो जाए और वो उसको करे? देखिए, दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग, हम ट्रेडिशनली जो हम 2 क्रॉप्स लिया करते थे, अब पीपल आर थिंकिंग ऑफ 4 क्रॉप्स। और इस जल्दी के अंदर वो तमाम मेथड जो होलिस्ट हैं, अब ये गिल साहब यहाँ पर बैठे हैं, एक जमाने में जब हम स्कूल जाया करते थे तो रात उतनी डोडी दब के बाद से रच के खा, वो ये 2 नारे कहाँ चले गए? अब मैं यहाँ पर गिल साहब के साथ में हूँ, जो आदमी डायरेक्ट ड्रिल या जीरो टिलेज के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक नंबर ऑफ वीड्स, इसलिए कि आपने फील्ड को प्लाउ नहीं, तो वो जीरो टिलेज के अंदर रीजन उसकी ये है कि नीचे जमीन ने जड़ों को बड़े अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ होता है। अच्छा, अब एक आजकल ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, इस वक्त केमिकल कर सकते, लोग जीरो टिलेज की तरफ गए हुए हैं और 10% के करीब लोग जो है बेड प्लांटिंग की तरफ जा रहे हैं, बट टाइम इज फोर्सिंग देम। अगर हमारी तरफ से ये जो क्रिएटिंग अल्टीमेटली इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह वक्त के साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये हम कपड़ों में देखते हैं कि फैशन जो चला है वो फलाने कपड़े का चला, फिर उसके बाद वो गायब हो गया, फिर ऑल ऑफ अ सडन 10 years आफ्टर दैट वन अगेन इट केम। अब ये जो ऑर्गेनिक वाला जो तस्वुर आ रहा है, ये मेरा ख्याल है लोगों को फोर्स करेगा हमारी जो पैटर्न है
उन्होंने आज ये केमिकल और वो वाला केमिकल जो मेरे हाथ में, तो फिर अल्लाह ताला ही तुम्हारी फसल को बचा सकता है, अदरवाइज खराब हो जाएगी। तो ये टू वे एक्चुअली इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, और मेरा ख्याल ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, बट फॉर द टाइम बीइंग हमें इसका हल जो है वो केमिकल से ही ढूंढना पड़ेगा, जिस तरह डू एट रोम एज द रोमन्स डू, एट द सेम टाइम दूसरी चीजों को रिवाइव करना पड़ेगा। दैट्स ऑल सर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब मेरे ख्याल में कुछ सवाल करना चाहते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। मोहतरम अब्दुल जी, खालिक, थैंक यू वेरी मच। मैं सवाल तो नहीं करना, मैं सच कुछ कमेंट्स या करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है, ये जो होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, ये देयर इज नॉट एनी सिंगल सॉल्यूशन। हम कहते हैं कि जो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जो टर्म है इस्तेमाल करते हैं, मजबूत तरीका एक जो इकोलॉजिकल अप्रोच कहलाती है। हमें देखना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर अम्मार ने बात की थी, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है फील्ड की, प्रिवेंटिव मेजर क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो फार्मर को अलर्ट रहना होगा कि मेरे वीट फील्ड में पिछले साल कौन सी वीड्स आई थी, तो उसे पहले से खबर होनी चाहिए कि हमारे इंडियन एरिया में ये यहाँ पे ये वीड्स मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसे अलर्ट रहना होगा कि वो चौड़े पत्ते वाली थी या घास वाली थी। उसके लिए वो प्रॉपर स्प्रे का वो बंदोबस्त वक्त पे सही हर्बिसाइड लेके वो करे, ये उसकी एक अप्रोच हो सकती है। दूसरा, साहब जैसे कह रहे थे कि जब हमने एक दफा कंट्रोल कर लिया तो अगले साल नहीं। सीड बैंक को एग्जॉस्ट करने के लिए कम से कम 6-7 साल, कम से कम 6-7 साल जीरो सीडिंग हो, तो फिर जाके वो एग्जॉस्ट की तरफ मूव, कि वो एग्जॉस्ट हो जाए कंप्लीटली। और कंप्लीटली एग्जॉस्ट करना मकसद भी नहीं है। 100% वीट एरेडिकेशन कंट्रोल जो है, ये दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ये दुनिया में कहीं भी नहीं है कि आप 100% उसको एलिमिनेट करने वहां से। ये कहते हैं मजबूत या होलिस्टिक अप्रोच, इसमें जिसमें क्रॉप रोटेशंस आती हैं, उसमें एलियोपैथिक क्रॉप्स भी आएंगी, एग्जॉस्टिव आएंगी, फडर्स आ जाएं फॉर एग्जांपल, उसमें लगाएं हम डीप रूटेड वर्सेस शैलो रूटेड, मतलब ताकि मिक्सिंग होती रहे। यस, कि अपने जो पहले नेगेटिव इंप्लीकेशन शुरू होनी है वीड्स के रेफरेंस से, मैं ये बताता चलूं, जब हम जीरो टिलेज की, जी सर, कंटिन्यू प्लीज। मिस्टर गिल साहब से दरखास्त है कि अपना माइक ऑफ कर दें, इंटरप्शन उस वजह से शायद आ रही है। जी सर, अब्दुल खालिक साहब। एक अप्रोच नहीं है, कोई भी कारगर नहीं है दुनिया में, कहीं भी नहीं है। ये तो हम डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत सारी ऑप्शंस लेनी पड़ती हैं, जिसमें क्रॉप रोटेशंस हैं, ठीक है, और ये जो जीरो टिलेज प्रैक्टिसेस हैं। तो जीरो टिलेज की मैं अभी बात कर रहा था कि जीरो टिलेज पे अगर शिफ्ट होना है विद द इंटेंट टू कंट्रोल वीड्स, शुरू वाले सालों में वीड्स का प्रेशर, वो सीड एग्जॉस्ट होना शुरू होगा, फिर
मल्चिंग और रेजिड्यू मल्चिंग, उसके इम्पैक्ट से जर्मिनेशन एग्जॉस्ट होगा सीड बैंक आहिस्ता आहिस्ता, तो 4-5 साल बाद जाके और अदर बेनिफिट्स वो जो है ना अपीयर होना शुरू होगा। ये चीजें हैं। दूसरी बात सर, प्री इमरजेंसी की बार बार बात हो रही है। देखें जो मॉलिक्यूल्स हैं प्री इमरजेंसी के, जो केमिकल या केमिस्ट्री जो है, ये प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में लाता है। आपको पता है पब्लिक सेक्टर में ये ना कैपेसिटी है, सेक्टर में न्यू हर्बिसाइड मॉलिक्यूल्स डेवलप करके हर्बिसाइड करना है। ये हमारे मुल्क में कोई एक भी नहीं मेरा ख्याल बनी, ये डेवलपिंग कंट्रीज कहीं भी नहीं बनती, बहुत ह्यूज बजट चाहिए रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। तो जो भी ये पेंडिमेथलिन जो है, ये कॉन्टैक्ट मतलब वरिष्ठ साहब कह रहे हैं कि ये मैंने ट्राई किया है बार बार, ये वहां पे कामयाब एज इमरजेंसी होगी जहां पे आप इंश्योर करें कि ये वेट होने से ये सॉइल में स्प्रेड नहीं हो जाएगी, और ड्यूरिंग दैट जो वीट जर्मिनेशन के दौरान वाटर इम्बाइब करेगा वीट सीड, वो उसके अंदर नहीं चली जाएगी। यस, अगर आप ये इंश्योर कर लें कि सॉइल के अंदर ये वेटनेस के जरिए वाइटर इम्बाइबेशन रिक्वायरमेंट जो वीट सीड किया उसके अंदर नहीं चली जाएगी, ये 100% सेफ है बाय दैट। और ये वाटर के साथ में चलेगी, वीट के तो जीरो आप आउट है, वीट का सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, ये इसको किल कर देगी। तो ये कांटेक्ट हर्बिसाइड है, ये जो भी हर्बिसाइड आपका वीट बाहर निकलेगी उसकी जर्मिनेटिंग कंडीशन फॉर इट्स प्री इमरजेंसी यूज और सेफ्टी, जैसे डॉक्टर कहा कि ये सोल्यूशन भी तो अवेलेबल हो। सर अगली बात जो है ना, टाइम जो है ना एप्लीकेशन का वीट कंट्रोल का, हम कहते हैं कि क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ वीट क्रॉप कंपटीशन होता है, उससे पहले जब वो ड्यूरेशन शुरू होता है डिजायरेबल नहीं है, कोई बात नहीं है, वो कम्पीट नहीं करेंगी, वो पॉसिबल भी नहीं है 100% कंट्रोल करके रखना, और फिर इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। और उस ड्यूरेशन के बाद भी कोई मसला नहीं है, वो हो भी जाएंगे तो कंपटीशन से क्रॉप बाहर चलेगी, दे आर नॉट एबल टू एक्सर्ट कंपीटिटिव प्रेशर ऑन दी क्रॉप। ठीक हो गया। तो हम वो उस विंडो का ख्याल कि वो कंपटीशन के थ्रेशोल्ड लेवल्स को वीड्स या कोई भी जो कंपटीटर है वो उसको टैकल एज वेल। तो ये मेरा उसके बारे में है, ये बहुत अच्छा है अगर पोस्ट इमरजेंसी अवेलेबल है। और दूसरी बात, हमारे फार्मर जैसे आपने कहा कि सैथलीन हम यूज करते हुए डरते हैं, दूसरी अगर उसने नहीं किया है तो फिर वो पोस्ट इमरजेंसी का भी टाइम है, उसके लिए वो तैयारी पकड़े और उसके बारे में अलर्ट रहे और केयरफुल रहे कि मैंने इसको जो देनी है, टेंशन देनी है। तो मैंने भी शुरू में यही बात की थी कि आप बगैर देखे सोचे ना, ब्लाइंडली ना जाएं उसके पास। तो मेरा मकसद ये कहना अलर्ट एनफ कि मेरे खेत में क्या है और उससे हेल्प ले सकता है, उस फसल में आइडेंटिफिकेशन का और प्रीवियस हिस्ट्री उसको ज़हन में रखे। पिछले साल जब मैंने गन्ने हार्वेस्टिंग की तो क्या कौन सी वीड्स थी उस वक्त, क्या प्रॉब्लम क्या था, उन्हीं का सीड होगा उस सीजन में। तो ये चीज के अलावा अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, नोजल्स की बात हो गई है, तो आज जो नोजल ने फ्लड जेट नोजल यूज करनी है, ये ज़हन में रहे, फ्लड जेट नोजल, क्योंकि ये कांटेक्ट हर्बिसाइड है प्री इमरजेंसी, तो ये फ्लड करना है सॉइल के ऊपर, सॉइल के हर पार्टिकल के साथ वो उसके ऊपर सीडलिंग निकले, वो सारी सॉइल पार्टिकल्स के साथ कहीं भी टच करे तो वहां पे
हर्बिसाइड मॉलिक्यूल मौजूद हो। और जो हमारी पोस्ट इमर्जेंस है उनके लिए हम आमतौर पे जो हमारी फ्लैट में रखने वाली, ये मेरी चांदी का गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। मैं अगला सवाल का मौका ले आ रहा था। यानी कि जब सॉइल को यानी कि बदतर कंडीशन में आने से पहले जब सॉइल को तैयार करते हैं, यानी कि सॉइल बेड तैयार कर, उससे पहले हम फार्मर को कहेंगे उससे पहले डिस्क के अलावा कि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान यानी जो और केमिकल फार्मूला यानी कि जो इधर से हम खुद इंपोर्ट करें यानी कि एक्सपोर्ट करें और हम खुद अपने फार्मर को तकसीम करें। उमर साहब काइंडली अगर आप ये बता दें किससे सवाल है, और दूसरा ये कि आप अपना थोड़ा तारफ भी करा दें। आप फार्मर हैं, ग्रेजुएट हैं? I am a student of agronomist from 5th semester. ओके गुड। तो आपका सवाल एक पोटाशियम के हवाले से है और एक डिस्क हल क्यों नहीं चलाते? हाँ जी। डिस्क तो मेरे ख्याल में लोग चलाते हैं जहाँ कॉटन फील्ड है वहाँ पे लोग चलाते हैं, और ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ऊपर वाले जमीन जो है उससे खुराक चाहिए कि फसल के लिए जो रोटावेटर है वो ज्यादा बेस्ट लोग समझते हैं। और जो कपास की फसल है उसके लिए लोग समझते हैं कि उसकी जड़ जी। और कोई इसका जवाब अगर देना चाहे एक्सपर्ट जो इस फील्ड में है? जो में उसकी जो प्रीवियस क्रॉप है वो मकई के टांडे होंगे, कपास की छड़ियां होंगी। तो डिस्किंग जो है वो गवर्नमेंट जो इसका ये प्रॉब्लम है कि होता, तो इस वजह से लोग इस ऑपरेशन को बाईपास कर देते हैं। वो एक अलग चीज है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है जिनके पास ट्रैक्टर है उनके पास 95% पर्सन जो है उनके पास कल्टीवेटर है। चलाते हैं तो आप ये नहीं समझते कि आपका जो न्यूट्रिएंट है जो स्पेशली आपने इसको देना है ये नहीं होगी, यूरिया तो वैसे भी 24 आवर तो सॉइल में रहता है, उसके बाद जड़ जो है वो ज्यादा गहरी नहीं होती गंदम में। बिनियामिन साहब जो डिस्क हम लगाते हैं वो हम रूट बेड प्रिपेयर के जो डीपेस्ट टिलेज ऑपरेशन है जिसको आप प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन कहते हैं बिटवीन टू क्रॉप्स, पिछली फसल के जो बाकियात है मैंने करने के लिए हम नहीं सर, मेरा सवाल नहीं होती जी। मेरा सवाल फिर वही है कि अगर कंपेन की फसल काश करने के लिए बेहतर है या रोटावेटर चलाना बेहतर है? चलिए आप सिंपल ये कहते हैं। मैं बात करूं अगर उस बच्चे को भी पता होना चाहिए। चलें खैर स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं। डिस्क जो है सीड बेड प्रिपरेशन के लिए हम चलाते भी नहीं है, उससे फील्ड का जो लेवल न्यूट्रिएंट्स या पानी के साथ डिसॉल्व होकर नीचे जाएंगे।
या सॉइल के अंदर वो एब्जॉर्ब, मतलब जो कटिंग है, डेप्थ है उसकी, आपकी डिस्कों की, तो उसके अंदर रहेंगे रूट जोन में होती नहीं है, सीड ज्यादा डीप चला जाएगा। डॉक्टर साहब सीड जो है वो मैं बात समझ गया आपकी, जब आप करेंगे सवाल दुबारा मौजूद है, यानी उसके पास डिस्क का ऑप्शन भी है, रोटावेटर का ऑप्शन भी है, तो आप गंदम की जमीन की तैयारी के लिए मसलन फिर अगर उसका डिस्क का ऑप्शन था ना, उसके पास है, वो डिस्क उसको पहले सीड का डेप्थ बहुत ज्यादा गहरी चली जाएगी, उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी, इमरजेंस प्रॉपर नहीं होगी, उसके लिए हम नहीं रिकमेंड करेंगे। फिर से पहले हम चलाएंगे तो वो उसकी जो वीड्स की जो होती हैं सीड्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, उनको प्रीवियस कंडीशन में मिलेगी, यानी कि उनको स्टैंडर्ड कंडीशन मिलेगी, तो वो फिर ऊपर आ जाएंगे, यानी कि मिक्स अप हो जाएंगे ना उससे सीड बेल्ट से पहले। बिनियामीन साहब सिर्फ इसको ना डिस्कशन को वीड कंट्रोल तक रखेंगे। मेरा भी ख्याल यही है जो चीमल साहब ने फरमाया है कि हम ऐसा लग रहा है कि अपनी असल डिस्कशन से दूर हट रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैं उम्र इस बच्चे को मैं फिफ्थ सेमेस्टर में इवन सिक्स एक्चुअली एज ए स्टूडेंट ही लव्स टू लर्न, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला ये एक बड़ा कामयाब एग्रानोमिस्ट होगा। अब मैं कहता हूं मोहम्मद उस्मान ने हैंड रेज किया हुआ है। उस्मान आपको सर मेरा क्वेश्चन स्पेशली हाफिज वसीम खान साहब का था। सर की मैंने एक वीडियो भी देखी है, किसान न्यूज़ चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम वीड की बात करते हैं, स्पेशली जो हम बत्तर में स्टोर करते हैं, काफी देर के बाद फील्ड में नजर आती है, जबकि वो वाली जो हम छटा करते हैं पानी में, उसमें जरा वीड पहले आ जाती है। तो सर इन दोनों सोइंग पैटर्न का जो है ये इमरजेंसी साइट किस तरह है जी जी देखें उस्मान साहब, बत्तर के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा गन्नों का बीज उग आएगा, और वो ड्रिल के जरिए, मेरा तजुर्बा सिर्फ वही है, बत्तर को ये सोच के हमने ड्रिल किया है इमरजेंसी को स्प्रे करना है। अब छठे के अंदर आई एम अफ्रेड उसमें बीज ऊपर ही होगा, तो वो मुझे थोड़ा सा शक है, लेकिन मेरा तजुर्बा नहीं। बड़ा अच्छा जी सर, इसमें वही बात है कि इसमें जो है बीज काफी लेट आती है। अच्छा नहीं, ये मेरा ख्याल है आपने तजुर्बा नहीं किया, ये ऐसे ही जिससे आप ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। मैं आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि मैंने प्री इमरजेंसी बीडीसाइड इस्तेमाल किया है हमेशा, और मुझे यकीन है कि वो आगे उसका जो असर है वो इट विल कंटिन्यू। यहाँ डॉक्टर अब्दुल खालिद साहब क्वेश्चन एक घंटे का था जी जी जो है उस सेमिनार सीरीज इस हवाले से, पेस्ट कंट्रोल के हवाले से, चाहे वो इंसेक्ट का मामला हो, वीड्स का मामला हो, या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मामला हो, तो इंशाल्लाह हमको इस प्लेटफॉर्म करता हूँ अपने साथी के दोस्तों का, डॉक्टर खालिद साहब का स्पेशली, जिन्होंने इसमें अप्रिशिएट भी किया और वो आज की इस प्रोग्राम के पार्टनर भी हैं। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फार्मर के लिए इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज करें। और मैं
एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम जो है ये 40-50 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और एक साइंटिफिक जर्नल भी पब्लिश करती है जो इम्पैक्ट फैक्टर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड वेल नोन जर्नल है जैप्स के नाम से। तो आप इस एसोसिएशन का इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, तो विजिट करें और वहाँ पे अपनी मेंबरशिप भी लें और इसके प्रोग्रामों में भी जो है वो शिरकत करें। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर खालिद साहब से, अगर सर आपका कोई है ऐसा पॉइंट जो आप यहाँ पे करना चाहते हैं जो बात शायद नहीं है, मैं बस आपको कांग्रेचुलेट करना और इंशाल्लाह भी आपके साथ एक चीज जिसके ऊपर मतलब आज मुझे जरूरत है, आई थिंक हमें पीएचडीज मास्टर स्टूडेंट्स को इस फर्दर रिसर्च पे करना चाहिए। और मैं यहाँ पे मेरा बहुत ह्यूज रिसर्च हो रही है ब्लैक ग्रास और वीड्स और इनकी जो मतलब रिसर्चेस एक्सचेंज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं गोइंग बैक टू ओरिजिनल पॉइंट के कैसे एक फार्मर को ट्रेन करना है। कोई एक अभी मुझे बहुत अच्छी बात लगी डॉक्टर खालिद साहब की प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन थोड़ियां जो है ना, आई थिंक दैट्स हैमरिंग वी नीड टू कम फ्रॉम एवरेज। मेरे ब्रदर जो लैया में फार्मिंग करते हैं, तो जब मेरी बात होती है तो कोर शट करते हैं, तो मैं आई नॉट एग्री विद देम होने वाली को भी अभी भी हम कोर शट में बैठे हैं, अभी भी हम मतलब वो उन मेथड्स की तरफ है जो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। हमें माशाल्लाह के बाद सीईओ हैं सावी के, वो हमें लेसन देते हैं और वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम। आई वुड ask them to maybe make a closing statement if it's possible, if you allow me for कहा थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब ने जो किया हमें देखना चाहिए। हाफिज वसीम मोहम्मद साहब, डॉक्टर जायद चीमा साहब और हम लोग जब 60s में तो इट वाज बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। उस वक्त महकमा ज़राअत हमें सर पूरी दुनिया छठा छोड़ चुकी है, हम सदी में भी फकीर के तौर पर आ रहे हैं। मेरा इस फोरम के हवाले से हमारे एकेडमिया है उनसे ये गुजारिश है कि हम पूरी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर वो कहते हैं प्लाउ लेस। अच्छा, वो जो होता था ना दब दब के राज के खा। Now we have to give another message to our farmer. खान साहब, हाफिज साहब और प्रोफेसर जाहिर है प्रमोट करेंगे शुगर जो है 8 मिलियन लोग मुझे 100% छठा नजर आ रहा है। तो मैं 10 मिलियन हेक्टेयर दुनिया हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत कम
जिनको उन्होंने सर्वे किया, जिन्होंने 60 मन से लेकर 70 मन तक जो है वो नेशनल एवरेज है 29 या 30 मन के अगेंस्ट, तो उनकी जो फाइनेंस थी मैं IST सर मैं से नहीं है तो वो ना सर हमें इन चीजों पर मैं तो आज हाफिज साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 60 फार्मर्स 100 फार्मर्स जिन्होंने 60 से मौजूद है, जहाँ 15 मन वाला भी है, 20 मन वाला करने के लिए डॉक्टर खालिद महमूद साहब ने इनिशिएटिव लिया है और वो सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को क्लब करें, और मैंने इनका मिशन जो है वो ज्वाइन किया है। हमें ये है कि हम इस अपने किसान को जो है वो छट्टे से और ये जो है बाकी प्रैक्टिसेस इंडिजिनस प्रैक्टिसेस से निकल जाए। सर मैं लास्टली अगेन प्रोफेसर जाहिद यही जो सर्वे किया और इन्होंने सरवाब का प्री इमरजेंस बाकी एक्सपोर्ट वाली और कल्चरल प्रैक्टिसेस ले आए, तो ये मैं चंद जो है वो अपने जो वो आपसे शेयर करना चाहता था। अदरवाइज इट वाज मोस्ट एजुकेटेड सीखी है वो आप जैसे जो है प्रोफेसर और एक्सपर्ट से ली है, लेकिन हम देखते हैं कि जमाना इस वक्त क़यामत की चाल चल गया है। हमें यही देखना चाहिए कि आज फैसलाबाद की जो वीट की एवरेज है तो लुधियाना की 51 मान, तो इन चीजों को यानी जो कहते हैं ना शरीर का मुंह लाल हो गए थे, अपना सभी का जो एफर्ट है आप ये सर एक मिनट इसकी बात सर की है बात करने लगा था कि मैं ना इस बात कह दूं क्योंकि आज का इवेंट पाकिस्तान साइंटिस्ट फोरम उनके साथ सपोर्टिव हैं और आई थिंक में हम जो है ना हम हर वक्त हाजिर हैं। थैंक यू सो मच। जी प्रोफेसर अब्दुल खालिद साहब जी प्लीज। डॉक्टर साहब मैं इख्तिलाफ करूंगा, आप जब जिस वक्त सुरगाब और प्री इमरजेंसी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं आप दो गलत चीजों को मिक्स कर रहे हैं प्लीज। सुरगाब जो है ये फोलियर अप्लाइड ट्रीटमेंट है के जरिए एब्जॉर्ब होगी, इसका इफेक्ट वहां से जाना है। अगर आप सोर्गम वाटर एक्सट्रैक्ट की सुरगाब की अगर हम बात कर रहे हैं तो यस सोर्गम को आप सॉइल इनकॉर्पोरेट कर दें, रेजिड्यू कर दें, रोटेशन में ले आए, और प्री इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो यूं लगता है कि जैसे प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड के साथ मिलके नो प्लीज बिग नो मिक्स्ड ओनली विद पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड्स। अगर मिक्स करना नहीं है ये प्लांट के ऊपर अब्दुल खालक को चाहिए मेरी बात से ये हुए हैं ये प्री इमरजेंसी भी
और प्री इमरजेंस के साथ भी हमने टेस्ट किया हुआ है, मतलब अफजल खालक को चाहिए, मुझसे बात कर रहे हैं, अफजल खालक को चाहिए था, तो ये डिसएग्री क्यों कर रहा है? ये फोलियर भी है, और अगर हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के साथ इसको मिला के करें, साथ के साथ इफेक्टिव है, इसको हम फोलियर अप्लाई करते हैं, लेकिन जब लेकिन वो कंफ्यूजन ये हो रही थी कि आया ये प्री इमरजेंस के साथ इस्तेमाल होगा, दोनों तरह हो सकता है, लेकिन प्री इमरजेंस नहीं हो सकता, साइड के साथ मिला दें तो वो हो जाता है, वो प्री इमरजेंस भी हर्बिसाइड की, लेकिन ऐसा जब अलग इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर फोलियर ही होती है। बिनियामिन साहब, मैं इसी को चूंकि ये एक गिल साहब से शुरू हुआ, सुरगाब, और इसके बारे में पहली बात तो ये है कि जब मैं कुल नहीं अच्छी बात कर रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, और अगर मेरी बात गलत हुई, एवरी गलती है, एक्चुअली मेरी चीमा साहब से बड़ी डिस्कशन, प्रोग्राम जो है ये फोलियर स्प्रे पिछले साल हमने करवाया था, और जिसका गिल साहब ने तस्करा किया कि 100 टॉप क्लास फोलियर स्प्रे किया था ऑन 40 डेज एंड 65 डेज। अच्छा, अब इस मरतबा बात आ रही थी, और जो मैं नतीजे पर पहुंचा था वो ये itself, perhaps it is not herbicide, लेकिन आप किसी हर्बिसाइड को मिलाएंगे, उसकी एफिकेसी को ये बढ़ा देगी, उसके नतीजे मुमकिन है आपको उसका it will give better results। लेकिन ये अमल अंगेज की जो एफिकेसी हो जाएगी, और 50% उसकी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्वांटिटी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। सर बहुत शुक्रिया, मैं तमाम एक्सपर्ट्स का तमाम ऑडियंस प्रोग्राम को 2 घंटे ले गए हैं, और नीड ऑफ द टाइम था, लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें था, इस वजह से अभी तक पार्टिसिपेंट इसमें मौजूद हैं, तकरीबन कोई 20% या 15% पार्टिसिपेंट लेफ्ट कर गए हैं मीटिंग को। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, और जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और स्पेशली जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की है, नॉलेज लोगों के साथ शेयर किया है, अल्लाह ताला उन्हें बेहतर जज़ा से नवाजे, और यकीनन ये सदका जारिया है, इल्म का फैलाना, नॉलेज का फैलाना। तो मेरी तरफ से पास फोरम के तरफ से मतलब सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, सब साइंटिस्ट का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखो।